आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं 10+2 केमिस्ट्री से टॉपिक है और टॉपिक यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 10+2 केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछला यूनिट डिस्कस किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें आपने जिसको हमने ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसमें हमने डिस्कस किया कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है इसको इन्वॉल्व करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं इनमें ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सेंट्रल एटम का रोल प्ले करते हैं। ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं, इसमें ट्रांजिशन मेटल आयन भी हो सकते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल वैलेंसी के रूल्स हैं उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। वैलेंसी जो रूल्स हैं आर नॉट ओबेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर जो बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये ज्यादातर जो प्रेजेंट होते हैं ये मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। जैसे हम एग्जांपल देते हैं हेमोग्लोबिन का, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का। उसके बाद हमारे पास जैसे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मैग्नीशियम का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जैसे विटामिन है, तो विटामिन में बहुत सारी विटामिन होती हैं, लेकिन विटामिन जो B12 है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका, कोबाल्ट। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स या फिर जैसे मैग्नीशियम एक एल्केलाइन अर्थ मेटल है, तो ये कुछ एक मेटल्स क्या करते हैं जो अपनी वैलेंसी है उसको फॉलो ना करते हुए कुछ अलग तरह से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कंपाउंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में भी, प्लांट्स, एनिमल्स सभी में, और मिनरल्स के अंदर भी। इसीलिए इनको हम डिफरेंट कैटेगरी में एक यूनिट बना के आपको समझाते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब हम डेफिनेशन लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होती है। ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more stable compounds and retain its identity in the solid state as well as in solution, and its properties are totally different from the constituent present। फिर से एक बार इसको हम कोट करते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी रिटेन करके रखते हैं, चेंज नहीं होती है आइडेंटिटी सॉलिड और सॉल्यूशन में। और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है जिनसे ये बने होते हैं। कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट मतलब जिनसे ये बने हुए हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स से इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये डेफिनेशन थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, फेरस साइनाइड लेते हैं एक्वस कंडीशन में और उसकी कॉम्बिनेशन करते हैं पोटासियम साइनाइड के साथ। ये भी हम एक्वस कंडीशन में लेंगे। एक्वस कंडीशन मतलब वाटर में होता है इनका सॉल्यूशन। दोनों को हम क्या करेंगे, चाइना डिश के अंदर इवेपोरेट करेंगे। तो जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता मटेरियल, हमें जो चाइना डिश के अंदर कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा पोटासियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन दिया कि ये 2 स्टेबल कंपाउंड्स थे, फेरस साइनाइड और पोटासियम साइनाइड। इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं पोटासियम फेरोसाइनाइड। इसकी जो प्रॉपर्टी है पोटासियम फेरोसाइनाइड की, ये बिल्कुल डिफरेंट है फेरस साइनाइड से
और पोटासियम साइनाइड से। मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक डिफरेंट चीज़ है, बना वो किसी और कंपाउंड से हैं, वो भी स्टेबल कंपाउंड थे, लेकिन उसकी कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनी उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। इसीलिए हमने इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला। और इन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने से पहले या इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक थ्योरी को डिस्कस करते हैं जो एल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ये जो वर्नर था, इसने कहा था कि अगर हम स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक्सप्लेन करने जाते हैं तो हमें दो तरह की वैलेंसीज, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती बार दो तरह के वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। और वो जो दो तरह की वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट है उनको नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। पहली जो थी वो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा कॉन्सेप्ट था वो सेकेंडरी वैलेंसी का है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती थी ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करती थी, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको डिफाइन करती है। करती थी बोल दो, करती है बोल दो, क्योंकि आज भी हम उसी को डिफाइन दे रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में। तो वो ये चीज सेकेंडरी जो वैलेंसी थी ये कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करती है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया पोटासियम फेरोसाइनाइड, तो ये जो एग्जाम्पल है जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं K4FeCN6, ये बड़े ब्रैकेट बंद, ये हम बताएंगे आपको ये क्या क्या चीज होती है। तो ये जो एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमने ऊपर प्रिपेयर किया था जिससे हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होती है वो हम पता करेंगे। तो ये जो बड़े ब्रैकेट लगाए हैं ये वाले, इनके बाहर जो चीज होती है लिखी हुई, जैसे यहाँ K4 लिखा हुआ है बाहर, तो ये प्राइमरी वैलेंसी हम वर्नर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वर्नर ने इसको प्राइमरी वैलेंसी बोला। और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज है CN6, ये सेकेंडरी वैलेंसी, इसको वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी का नाम दिया। और इसी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कितना होता है उसको डिफाइन करते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज यहाँ पे निकल के आती है कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वर्नर ने इसी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। मतलब उसकी जो ज्योमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, उस ज्योमेट्री को सेकेंडरी वैलेंसी से बताया गया है कि ये वाली ज्योमेट्री इस कॉम्प्लेक्स की होगी। अब ज्योमेट्री क्या होता है ये आपने ऑलरेडी पहले +1 क्लास है उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, या कोई और अदर ज्योमेट्री है, जो आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उनमें क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ इसकी डेफिनेशन अब हम देते हैं। हम आपको थोड़ा सा बता रहे थे कि वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी से ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये जानकारी होना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपने पता करना है तो आपको ये जो ऊपर कॉम्प्लेक्स लिखा है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें जो भी आयंस हैं या लिगेंड्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब कौन कौन सी इसमें टर्म्स यूज होती हैं, टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मटेरियल है ब्रैकेट के साथ, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ये देखिए हमारा ये टॉपिक था यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगा, दोबारा से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन्स ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा था FeCN6 और ब्रैकेट के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो K4 है इसको नहीं लिखेंगे, K क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास, तो 4 पॉजिटिव K निकल गए तो 4 नेगेटिव यहाँ पे रहता है। तो हम आपको बाद में बताएंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिस्कस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर
और ऊपर जो चार्ज लिखा, इसको हम या तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन। ये तो हो गया इस पूरे के बारे में। इसके बाद ये जो यहाँ पे सेंटर में होता है ट्रांजिशन मेटल या कोई भी मेटल यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे आयरन है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल बोल देते हैं इसको। अगर ये आयन की फॉर्म में है तो सेंट्रल मेटल आयन बोल देते हैं हम इसको। और इसके साथ ये जो लगा होता है, जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन करता है, इसको हम बोलते हैं कि ये लिगेंड्स हैं। क्या बोला इसको? लिगेंड्स। अब ये हमारा अगला टॉपिक है कि लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये लिगेंड्स होते हैं, ये सेंट्रल एटम होता है, और पूरे इसको बोल दिया हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए अलग अलग से लिखने के लिए, मतलब इसको डिफाइन करना आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये टर्म्स हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या आता है। तो पहला जैसे कॉम्प्लेक्स आयन आता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो ये जो दिख रहा है ऊपर, इसी को हम डेफिनेशन में लेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो बना हुआ है सेंट्रल मेटल एटम से। ये देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम है, इससे बना हुआ है, और साथ में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बॉन्डेड है किसके साथ? फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ। जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड्स साइनाइड्स के जुड़े हुए हैं, 6 साइनाइड्स जुड़े हुए हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ ये जुड़ा होता है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स ए सेंट्रल मेटल आयन, जिसके पास सेंट्रल मेटल आयन होता है, और जो आयन होता है बॉन्डेड बाय फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो जो फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, इन्हीं से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप जब डेफिनेशन देंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो वो भी आपको डेफिनेशन होनी चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम और जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं जो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके जुड़े हुए हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी चीज को, ये जो हमने ऊपर अभी राउंड किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे साइनाइड आयन है, अमोनिया एक न्यूट्रल है, या कोई पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे कि नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2 पॉजिटिव होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है, NO पॉजिटिव होता है, या हाइड्रोजीनियम होता है, NH2 NH3 पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे होने चाहिए पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब उनके पास ऐसा पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। तो होप है आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, जो हम ऊपर कर रहे थे कि कैसे डिफाइन करना है कोऑर्डिनेशन नंबर को। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन किया था सॉलिड स्टेट में, जिसमें कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, वहाँ पे लिया था एक पर्टिकुलर स्फीयर था। उस जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्फीयर है, इसके साथ जितने भी स्फीयर्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। भी यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करते हैं कि ये एक सेंट्रल मेटल, यहाँ पे आयरन है, ऊपर देख सकते हैं आप, ये हमने ले लिया सेंटर में, इसीलिए इसको सेंट्रल मेटल है। कि जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे इस कॉम्प्लेक्स आयन की, तो इसके सेंटर में हम मेटल को लेंगे, ट्रांजिशन मेटल होगा या कोई भी मेटल होगा। ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और इसके ऊपर 4 नेगेटिव मैंने यहाँ से लिख दिया इस तरह से। अब ये क्यों लिखा ये हम आपको बाद में बताएंगे कि 4 नेगेटिव ही क्यों आया, क्यों, और कोई 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो 6 CN जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो ये 6 CN, एक जो CN होता है साइनाइड, ये साइनाइड एक यहाँ पे यूनिडेंडेंट लिगेंड है। ये जो CN होता है ये एक जो आयन है साइनाइड आयन, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड CN बनाएगा, तो क्योंकि इसमें
6 जुड़े हुए हैं तो 6 CN जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं 6 बनेंगे यहाँ पे CN, यहाँ पे CN और CN। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स यहाँ पे बना रहा है और लिगेंड्स यूनिडेंडेंट है, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही इसको रिलेट करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटासियम फेरोसाइनाइड है, इसमें जो सेंट्रल एटम है आयरन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या हुई कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स, तो वो 6 है यहाँ पे विद द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हो या सेंट्रल एटम आयन हो, ये सेंट्रल मेटल आयन हो, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि लिगेंड्स न्यूट्रल है या लिगेंड्स के ऊपर कोई चार्ज है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वहाँ पे सेंटर में जो ट्रांजिशन मेटल है उसके ऊपर कोई चार्ज है, वो आयनिक फॉर्म में है या फिर एटॉमिक फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ या सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड्स जितने भी कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड डायरेक्टली बना सकता है वो उसका सेकेंडरी वैलेंसी भी होता है। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी इसका 6 हुआ और सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम, क्योंकि ऊपर कहा था हमने कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी को कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इस केस में पोटासियम फेरोसाइनाइड में 6 है और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग निकलेगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक वो है कि लिगेंड्स क्या होता है और इसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं कि लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल है, वो आयन है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है या फिर वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, वो न्यूट्रल है, जिसके पास एक ऐसा एटम होना चाहिए या कोई ऐसा आयन होना चाहिए जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। किसको डोनेट कर सके? सेंट्रल मेटल। जैसा हमने पीछे एग्जांपल स्टडी किया पोटासियम फेरो, जैसे यहाँ पे हम उसको फिर से ले लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया FeCN6 ये वाला और यहाँ 4 नेगेटिव लिख दिया। तो ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ Cn जुड़ा हुआ है। तो Cn यहाँ पे एक आयन है, साइनाइड आयन जिसको हम बोलते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी है। यह एक पेयर यहाँ से डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है? सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल एटम को। ये यहाँ पे आयन है Fe जो यहाँ पे है वो 2 पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे हम इसको। जहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा होगा तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। तो इसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जिस भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में इस तरह का डोनेशन हो सकता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सके, तो हम उसको फिर लिगेंड्स बोल देते हैं। इस तरह के जो भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं, चाहे वो मैंने अभी कहा पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल हो, अब अगर कम से कम एक डोनेट कर सकते तब तो मैंने बोल दिया कि हम उसको लिगेंड्स बोल देंगे। अब अगर कहीं पे किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज के पास ऐसे एटम्स हैं या ऐसे आयंस हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स कर सकें, तो फिर डिफरेंट टाइप्स, एक से ज्यादा होगा, जैसे 2 होगा, 3 डोनेशन होगा, 4 डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर उस लिगेंड्स के जो क्लासिफिकेशन है या उसकी जो टाइप्स है उसको डिफाइन करते हैं। तो लिगेंड्स मुझे लगता है कि पता लग गया होगा कि ऐसी स्पीसीज जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो लिगेंड्स होता है। फिर इसके आते हैं टाइप्स। तो लिगेंड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसके आते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में फर्स्ट आता है इसमें यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। इसको मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी बोलते हैं, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसमें हम क्या बोलेंगे कि इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, दे हैव ओनली वन डोनर एटम विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट मे बी ईदर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अनायनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर के पास एक डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अवेलेबल रहता है, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है
उसी पर अमोनिया, आप सब जानते हैं अमोनिया, इसके पास भी नाइट्रोजन के पास एक पेयर रहता है डोनेशन के लिए, तो ये एक यूनिडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अनायनिक के केस में जहां नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे अभी ऊपर Cn नेगेटिव, ये साइनाइड आयन, तो इसके पास भी वन डोनर एटम है, इसलिए इसको भी यूनिडेंटेट की इसमें लेते हैं हम टाइप्स में। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन है, OH नेगेटिव है। नाइट्रेट आयन है, ये भी वन डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए हम इसको यूनिडेंटेट में लेते हैं। या फिर NO2 नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट आयन है, या फिर ये ONO नेगेटिव, ये भी यूनिडेंटेट लिगेंड में आता है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सेंट्रल मेटल के साथ बना सकते हैं। तो ये सिंपल ही है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हम देखें, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उतना ही होगा जितने ये जुड़े होंगे, क्योंकि जितने यूनिडेंटेट लिगेंड जुड़े होंगे सेंट्रल एटम के साथ, उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और उतना ही उस सेंट्रल मेटल एटम का आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। चलो, ये हो गया यूनिडेंटेट। अब दूसरा लेते हैं हम एग्जाम्पल नहीं, टाइप लेते हैं। और दूसरा जो टाइप आता है वो आता है बाईडेंटेट, या फिर इसको हम डाईडेंटेट भी बोल देते हैं, डाईडेंटेट लिगेंड, बाईडेंटेट और डाईडेंटेट लिगेंड्स। अब यहाँ पे सिंपल है, बाई डाई, यहाँ पे हम लेते हैं टू डोनर एटम्स को, कि ऐसा कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज है हमारे पास, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, जो क्या कर सकता है, एक ही मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम या आयंस के साथ, दो डोनर एटम्स होंगे उसके साथ। तो इस तरह से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं EN होता है इथाइलिन डाइअमीन, मतलब इथेन 1,2 डाइअमीन। तो EN एक ये वाला है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से हम लिखते हैं CH2NH2। तो ये इथाइलिन, इथ मतलब दो कार्बन है इसमें, इथेन 1,2 डाइअमीन इसका IUPAC नेम है। EN इसको शॉर्टकट लिखते हैं। और यहाँ पे दो डोनर पोजीशंस हैं, एक इस जगह से और एक इस जगह से। नाइट्रोजन क्या करता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए इसको बाईडेंटेट या डाईडेंटेट लिगेंड्स हम बोल देते हैं। इसी तरह ऑक्सालेट आयन है जिसको शॉर्टकट हम OX लिखते हैं, वो भी कि ऑक्सालेट ये होता है नेगेटिव, ये ऑक्सालिक एसिड से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो ये बनता है। तो ये यहाँ से एक डोनर कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन, और यहाँ से भी डोनर कैपेसिटी, तो डबल यहाँ पे एटम्स हैं, डबल एटम्स हैं, मतलब जो दो एटम्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं अपना पेयर सेंट्रल एटम को, इसलिए इसको बाईडेंटेट लिगेंड बोला। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप देख सकते हैं किताब से। उसके बाद आता है नेक्स्ट, 3 या 3 से अधिक अगर डोनर कैपेसिटी रखते हैं कोई, तो उसको बोलते हैं पोलेडेंटेट लिगेंड्स। पोलेडेंटेट लिगेंड्स में हमारे पास आता है जैसे कि डाईईन है, ऊपर तो हमने ईन पढ़ा इथाइलिन डाइअमीन, लेकिन यहाँ पे डाईईन है। डाईईन का मतलब डाईइथाइलिन ट्राईएमीन, डाईइथाइलिन। अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर में, मैंने जैसा बोला डाईइथाइलिन, तो मैंने बोला डाईइथाइलिन मतलब इसमें दो इथाइलिन ग्रुप हैं, ये वाले एक और ये दो, इथ मतलब दो कार्बन, तो यहाँ पे दो इस तरह से इथाइलिन हैं और इनके साथ EN जुड़ा हुआ है। EN का मतलब है क्या बोलता है इसमें, एमीन, इथाइलिन डाइअमीन, ऊपर हमने लिया था यहाँ पे डाई इथाइलिन, ये जो हमने बनाया ये, और ट्राईएमीन मतलब अब इन इथाइलिन को जोड़ना हमने, यहाँ पे हमने इस तरह से NH को जोड़ना है और ऊपर हमने NH2 जोड़ना है दोनों तरफ। ये तो यहाँ पे ये 3 जगह हैं, 1, 2 और 3। तो एक ही मॉलिक्यूल है, 3 जगह से डोनेट कर सकता है पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम के साथ, इसलिए इसको ट्राईडेंटेट लिगेंड्स भी बोल सकते हैं या पोलीडेंटेट हम बोल देते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो तो पोलीडेंटेट हो गया।
तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स की इसमें श्रेणी में आएगा ये। इसके साथ टेट्राडेंटेट होता है, पेंटा होता है और हेक्साडेंटेट होता है। जैसे EDTA है, हम ले लेते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये हमारे पास होता है। जैसे मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, शॉर्टकट आपको बताऊं कि इथाइलिन डायमीन, इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन और टेट्रा एसीटेट आयन। तो टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट आयन है इसमें, और इथाइलिन डायमीन है। तो इथाइलिन मतलब ये जैसे ऊपर हमने इथाइलिन डिस्कस किया था, ये इथाइलिन हो गया। और इथाइलिन डी का मतलब डायमीन। तो यहाँ पे 2 NH2 थे इसके पास, लेकिन उन दोनों NH2 के H को रिप्लेस कर दिया गया टेट्रा एसीटेट के साथ, 4 एसीटेट आयन के साथ। और ये एसीटेट जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये बीच में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 6 जगहों से ये दिस इज नंबर 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6। तो 6 पोजीशन मतलब 6 एटम्स इसके पास ऐसे हैं जो अपना पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। इसीलिए इसको हम हेक्साडेंटेट लिगेंड्स की टाइप्स में लाते हैं, रखते हैं, और इसको हम पोलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो पोलीडेंटेट लिगेंड्स की क्या डेफिनेशन हो गई कि ऐसा लिगेंड्स मोर देन 2 डोनर एटम्स हैं, जिसके पास मोर देन 2 डोनर एटम्स हैं जो सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके साथ बना सकते हैं, उनको हम हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो फिर, तो इसलिए ये था हमारे पास आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। और लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो होप है आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।